नमस्कार साथियों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों से लगभग एक हफ्ते से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल इस समय शादी विवाह का बहुत माहौल चल रहा है, तो हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में उठना बैठना और रहना भी ज़रूरी होता है। और ख़ासकर जब घर में शादी हो और दोस्तों की हो, तो ऐसे एक दो शादियाँ थी जिससे मैं काफ़ी व्यस्त था। लेक्चर में सोचा था रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन घर जाने के बाद इतना व्यस्तता थी कि लेक्चर को रिकॉर्ड ही नहीं कर सका। सोचा पीडीएफ से रिकॉर्ड कर दूँगा, लेकिन वो भी नहीं कर सका। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब से लगातार जो है आपको वीडियो मिलती चली जाएगी। कोशिश करूँगा एक दो वीडियो में जो है समुद्र विज्ञान या फिर ऐसे एक दो वीडियो में जलवायु विज्ञान कवर कर दूँगा। मेरा उद्देश्य यहाँ पैसा कमाना कुछ करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है मेरे भाई बंधु को मेरा अनुभव से सीखना, मैं सिखा सकूँ। तो मैं चाहता हूँ आवाज़ थोड़ी दबी हुई लग रही होगी, दरअसल गला बैठ चुका है। हमने डांस वांस किया था और पानी बार बार ठंडा गर्म पिए तो गले में दिक्कत हो रही है, एडजस्ट कर लीजिएगा। और सोच रहे हैं कि एक दो वीडियो में ऐसे करके ख़त्म कर दें, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल की तरह मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं अपना जो है पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाऊँ, अपने चैनल की ग्रोथ के चक्कर में पड़ जाऊँ। कंटेंट रहेगा, क्वालिटी रहेगी, तो आप खुद ही मेरे चैनल का ग्रोथ करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। आवाज़ दबी है थोड़ी, देखते हैं, प्रयास करते हैं, जहाँ तक चलेगा वहाँ तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमने 1 मई को क्लास किया था, तब से मुझे क्लास ही नहीं मिल पाया। चाहते तो हमें पीडीएफ से पढ़ा देते, लेकिन मुझे पीडीएफ से पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता और मैं ना तो पढ़ा ही पाता हूँ पीडीएफ से। मेहनत करता हूँ, मेहनत पर विश्वास करता हूँ और आप लोगों को भी मेहनत करना है। चलिए आज शुरू करते हैं हम समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। दरअसल आप सभी समुद्र को देखे होंगे, बड़ी कक्षाओं में नेट जार की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक आपका क्लियर हो। मैं डायरेक्ट चलता हूँ समुद्र विज्ञान के टॉपिक पे। आप समुद्र विज्ञान मतलब समझ ही रहे हैं कि हमें यहाँ इसमें समुद्र के बारे में जानकारी जो है इकट्ठा करनी है, जानना है समुद्र क्या है, कैसा है। जैसा ऊपर से दिखता है वैसे ही है कि इसके नीचे भी कुछ है, ये सारी जानकारी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम महासागरीय नितल को देखते हैं। समुद्र विज्ञान में महासागरीय नितल, महा महासागरीय महासागरीय नितल, नितल, ओशियन फ्लोर्स, ओशियन फ्लोर्स। तो नाम से यह स्पष्ट हो गया होगा महासागरीय नितल मतलब क्या, समझ रहे हैं आप। एक बार मैं आपको इसको बता देता हूँ। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर पर्वत, पहाड़, खाई, मैदान इत्यादि सब उपस्थित हैं, उसी प्रकार हमारे समुद्र के अंदर मतलब समुद्र का वह भाग जहाँ से ज़मीन स्टार्ट हो जाता है, समुद्र पर, समुद्र की एकदम तलहटी, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्वत, गर्त, खाई इत्यादि पाई जाती हैं, वो वाला भाग क्या कहलाता है, समुद्र का नितल कहलाता है, यानी समुद्र का सबसे निचला भाग। और समुद्र का सबसे ऊपरी भाग जो सतह, जो हवा के संपर्क में रहता है, जैसे जल है, समुद्र है, समुद्र के ऊपर जो पानी भरा रहता है, उसका जो ऊपरी वाला सतह जहाँ पर हवाएं जो है एक दूसरे को प्रभावित कर देती हैं, क्या कहते हैं कि प्रकाश जो प्रभावित कर देता है, वो सब भाग क्या होते हैं, सतह का भाग होते हैं। ऐसा भाग जो समुद्र के बिल्कुल डीप में स्थित हो, गहराई में स्थित हो, वो क्या कहलाता है, समुद्र महासागरीय नितल कहलाता है, यानी ओशियन फ्लोर्स। इंग्लिश नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा ओशियन फ्लोर्स क्या होता है।
ओशियन फ्लोर्स के कई पार्ट होते हैं, हम इसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो NET-JRF है, तो गहराई होनी स्वाभाविक है। तो धैर्य और कमर की कुर्सी की पेटी बांध कर बैठिएगा और नोट साथ में आप बनाते चलिएगा। ऐसे देखते हैं हम, ये हमारा है महाद्वीपीय बंग तट, महाद्वीपीय बंग तट, महाद्वीपीय बंग ढाल, उसके बाद बंग ढाल के बाद महाद्वीपीय उत्थान, महाद्वीपीय उत्थान, महासागरीय गंभीर मैदान, कटक, एक गर्त हो गया, उसके बाद कटक हो गया, गर्त हो गया, ये भी कटक ही है। अब हम आते हैं अपने प्रयास करते हैं, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हम। ध्यान से देखेंगे आप सभी, आपको महासागर निकल एक ही बार में अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने समझा है मैं आपको डिटेल वैसे समझा दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं। अब आप देखेंगे पेन थोड़ा चेंज करेंगे, ये हमारा है महाद्वीपीय, ये हमारा है महाद्वीपीय सेल्फ। मैं लिख देता हूँ महाद्वीपीय सेल्फ यानी किनारा। ये है महाद्वीपीय ढाल, ये स्लोप आप देख रहे हैं, और ये जो स्लोप है, ढाल है, इसे महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। यह है महाद्वीपीय उत्थान, महाद्वीपीय उत्थान, महासागरीय उत्थान कह सकते हैं, जो ये महासागरीय उत्थान है, महासागरीय, महाद्वीपीय सिर्फ महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय उत्थान, महासागरीय गंभीर मैदान, महासागरीय गंभीर मैदान। आवाज़ जा रही है शायद, मुझे लग रहा होगा कि थोड़ा गला बैठा है, आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ। गंभीर महासागरीय गंभीर मैदान है, महासागरीय गंभीर मैदान। ये वाला भाग है कटक, थोड़ा इसको और ऊपर बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, नीले पेन से ही बनाए। ये है कटक, ये है गर्त, ठीक, ये भी है कटक, ये भी है गर्त। आप ध्यान से समझेंगे, इसमें जल भरा हुआ है, ये कटक है, ये सभी क्या है हमारे जल भरा हुआ है। हम महासागर पढ़ रहे हैं ना, तो ये महासागर यहाँ है, सब जल भरा हुआ है, ठीक है। ये सब क्या हुआ है, यहाँ जल भरा हुआ है, सब में जल भरा हुआ है। अब देखेंगे हम एक एक करके, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये महाद्वीपीय बंग तट है। महाद्वीपीय बंग तट जो है, यह समुद्र, यह स्थल का ही भाग होता है, लेकिन यह समुद्र में यानी जल में डूबा हुआ रहता है। सबसे छिछला भाग होता है, यानी किनारे वाला भाग होता है, यह जल में डूबा हुआ होता है। यहीं से हमारा क्या होता है, समुद्र स्टार्ट हो जाता है। इसके इधर हमारा स्थल भाग है। अगर हम बनाना चाहें, पर्वत, पहाड़, खाई, ये सब दिख रहे हैं,
ये स्थल भाग है, स्थलीय भाग। ठीक, यहाँ से हमारा समुद्र स्टार्ट हो जा रहा है। कहाँ से? इसके आगे से समुद्र शुरू होता है। थोड़ा साफ लिखते हैं हम, थोड़ा स्पष्ट आपको दिखाई देगा। समुद्र की शुरुआत, समुद्र की शुरुआत यहीं से होती है। स्थलीय भाग है। स्थल का वह भाग जो जल में डूबा हुआ होता है, महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय किनारा कहलाता है। इसका ढाल 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम होता है, कभी कभी 1 से 3 डिग्री भी होता है। आप जब सवेंद्र सिंह की भौतिक भूगोल की पुस्तक पढ़ेंगे वहाँ पे, और आपको एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे वहाँ भी इसका ढाल जो 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, 1 डिग्री अथवा 1 से 3 डिग्री मिलेगा। लेकिन मूलतः एनसीईआरटी में जो दिया है वो 1 डिग्री से कम दिया है। सवेंद्र सिंह में कभी कभी या 1 से 3 डिग्री तक माना जाता है। लेकिन एग्जाम में जब पूछे आपको 1 डिग्री लगा के आना है, अगर रेंज में पूछे तब 1 से 3 डिग्री करना है, ध्यान रखेगा। महाद्वीपीय शेल्फ का जो ढाल होता है, ढाल जो होता है, इसका ढाल यानी ढलान जो होता है 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम होता है। ये कम का निशान है, ठीक है। 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम होता है। एनसीईआरटी में 1 डिग्री 1 डिग्री से कम दिया है। इसका क्षेत्रफल जो है 8.6% है। ये सब ध्यान देंगे क्योंकि ये सभी नेट की परीक्षाओं से ज़्यादा पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही डीप पूछता है। क्षेत्रफल 8.6% है। उसके बाद इसकी जो गहराई है, इसकी जो गहराई है वह स्थल से 200 मीटर तक होती है। गहराई कितनी होती है? गहराई 200 मीटर अथवा 100 फायदम। आप मूलतः 200 मीटर भी लिखेंगे, या तो 100 फायदम या 200 मीटर होती है। इसकी गहराई किसकी? महाद्वीपीय शेल्फ की। ध्यान देना, जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हैं इन सभी पॉइंट को आपको कंठस्थ कर लेना है। परीक्षा में बार बार पूछा गया, मैं बता भी देता हूँ पीवाईक्यू में कहाँ कहाँ पूछा गया है। इसका ढाल पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। स्टेटमेंट भी प्रश्न बन जाता है, ध्यान देंगे आप। इसका चौड़ाई 40 किलोमीटर होती है। चौड़ाई जो है, चौड़ाई 40 किलोमीटर। कितनी? 40 नहीं है, 48 किलोमीटर है। कितनी? 48 किलोमीटर से 30 किलोमीटर। 48 से 30 किलोमीटर। एवरेज ले लेंगे दोनों को, 40 30 70 78 78 34 दूनी 30 30 60 68 38 दूनी 76 39 किलोमीटर लगभग आ जाएगा औसत चौड़ाई। लेकिन अब रेंज में 48 से 30 किलोमीटर है। सारा डाटा आपको सवेंद्र सिंह की किताब में मिल जाएगा। पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो अभी समय कम है, आप हमारे साथ ही पढ़ लें, बेहतर रहेगा। आपको यहाँ से नेट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने क्वालिफाई किया तो हमें पता है प्रश्न कहाँ से बनते हैं। दरअसल किताब पढ़ेंगे आप तो समय बहुत लगेगा, मोटी बुक है, आसानी समझ में नहीं आएगी पहली बार पढ़ेंगे तो। यदि हमसे पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ेंगे किताब, तब आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके बाद अभी इसका हम डिटेल में लिखवाते हैं। अभी हम यहाँ लिख रहे हैं बेसिक पॉइंट। जो महाद्वीपीय ढाल है, इसका जो ढाल होता है, इस अब यहाँ आ जाते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, यहीं तक रखते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम इधर देखते हैं। इसका ये वाला भाग है, ठीक। महाद्वीपीय ढाल का जो भाग है, इसकी गहराई 200 से 1000 मीटर होती है। गहराई कितनी होती है? गहराई 200 से 1000 मीटर। क्षेत्रफल जो होता है 8.6। इसमें आप थोड़ा संशोधन करेंगे क्षेत्रफल में। इसका क्षेत्रफल 7.5 है। 7.5% क्षेत्रफल विस्तृत हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है 8.6% है, और इसका ढलान जो है 2 से 5 डिग्री है। ढाल जो है 2 डिग्री से 5 डिग्री।
ढाल को आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बार बार परीक्षा में पूछता, मैं कह रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ, याद जरूर करना है। स्लोप, ढाल यानी स्लोप, ये स्लोप है, स्लोप, ठीक। इसके बाद हम आते हैं गहराई महाद्वीपीय महासागरीय उत्थान की। महासागरीय जो उत्थान, इसकी गहराई 1000 से 1500 मीटर होती है। महासागरीय उत्थान, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, गहराई, इसकी गहराई जो है वह है 1000 मीटर से 1500 मीटर। गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है 17.4% है। क्षेत्रफल 17 दशमलव, छोटा भी दिख रहा हो, बड़ा कर देते हैं, 17.4% क्षेत्रफल यह महासागरीय उत्थान फैला हुआ है। इसका ढाल 0.5, ढाल जो है 0.5 डिग्री है। इसका ढाल बहुत कम है क्योंकि ये मैदान है, उत्थान है, उठा हुआ है, क्या नाम, समतल है, ठीक, इसलिए ढाल इसका कम है, 0.5 डिग्री है, ठीक। गहराई, क्षेत्रफल एवं ढलान मैं सभी का लिख दे रहा हूँ, अभी सबका मैं डिटेल में दिखाऊंगा, इनके बारे में आप नोट करेंगे, मैं लिख लिख कर खुद ही बताऊंगा। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला दब रहा है। महासागरीय गंभीर मैदान, महासागरीय गंभीर मैदान में जो हम देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे इसकी जो गहराई है, महासागरीय गंभीर मैदान की जो गहराई है वो 3000 मीटर से 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर गहराई है। इसका क्षेत्रफल 75.6%, 75.6%, कभी कहीं कहीं 9% भी लिखा हुआ है, आप 9 भी कर लें, 75.9, अथवा इसको 76% लिख दें, ठीक। लगभग 76% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि महासागरीय जो नितल उच्चावच है, इसमें सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र किसका है? सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र किसका है? आप उत्तर लगाएंगे महासागरीय गंभीर मैदान का। कभी कभी डायरेक्ट क्षेत्रफल ही पूछ लेता है, महासागरीय गंभीर मैदान का जो क्षेत्रफल कितना है, ये कितने क्षेत्र में विस्तृत है, उत्तर होगा 76%, ठीक है। अब ये गंभीर मैदान है तो उसमें ढलान तो बहुत होगी, इसे ढलान लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्षेत्रफल ही पूछ सकता है। उसके बाद अभी मैं इसका क्रम ही आपको लिखवा देता हूँ। ये कटक है, उसके बाद गर्त, ये गर्त है, कटक है, कटक, कटक उसे कहते हैं, अब ध्यान से कटक को समझेंगे। कटक उसे कहते हैं, कटक का निर्माण कटक जो होते हैं अस्थायी होते हैं, दरअसल इनका निर्माण ज्वालामुखी उत्थान से होता है। ज्वालामुखी उत्थान हुआ जब समुद्र के अंदर, तो जल रहता है, जल के अंदर जल्दी से शीतल हो जाते हैं और ठोस रूप में जो है दिखाई देने लगते हैं, ये क्या होते हैं? कटक होते हैं। दरअसल अस्थायी इसलिए होते हैं, अस्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। अस्थायी इसलिए होते हैं कि ज्वालामुखी जो है क्रिया होती रहती है और ये टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, इसलिए अस्थायी होते हैं। ये गर्त है, ये भ्रंश के कारण बनते हैं, महासागरीय गर्त, गर्त जिसे कहते हैं। अभी हम हर महासागर का अलग अलग गर्त भी आपको लिखवाएंगे। आप जो मेन चीज़ें थी उसको आपने देख लिया है, और मैं गर्त का जो क्षेत्रफल बता देता हूँ। ये जो गर्त है, गर्त का क्षेत्रफल जो है 7% भाग पर गर्त फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर? 7% भागों पर गर्त फैला हुआ है, ठीक। अब प्रश्न आपसे कहाँ बन जाएगा, मैं यहाँ को बताता हूँ। प्रश्न बन जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पर विस्तृत नितल का जो विस्तार है उसको क्रम में लगाइए।
क्षेत्रफल के आधार पर जो महासागरीय नितल है, नितल उच्चावच जो है, इनका क्रम में लगाइए। अब क्या कराएंगे, सबसे पहले क्या क्या लगाएंगे, महासागरीय गंभीर मैदान 75.76% क्षेत्रफल पर। दूसरा देखेंगे 8.6% क्षेत्रफल पर क्या है, महासागरीय उत्थान है, ठीक, सॉरी महासागरीय ढलान है। उससे ज़्यादा तो महासागरीय उत्थान का 17.4 क्षेत्रफल पर प्रतिशत पर। यानी पहले महासागरीय गंभीर मैदान, फिर महासागरीय उत्थान, महाद्वीपीय ढाल, उसके बाद महाद्वीपीय शेल्फ 7.5 पर, और उसके बाद जो 7% क्षेत्रफल पर महासागरीय गर्त है। क्षेत्रफल आप जो है यहाँ से सेट कर लेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख सकते हैं, बना लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकता है। मैं यहाँ एक प्रश्न नोट किया हूँ जो बताता हूँ, पूछा गया है। दरअसल ये कटक से पूछा गया है, कटक का निर्माण से। मैं जब कटक पढ़ाऊँगा, मिड अटलांटिक कटक, तो वहाँ आपको बताऊँगा। दरअसल आवाज़ थोड़ी दबी लग रही होगी, बची हुई आ रही होगी, आवाज़ गला बैठा हुआ है तो थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अब हम एक एक चीज़ देखते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट, यह महाद्वीप का भाग होता है, जल में डूबा होता है, जिसे मैंने पहले बता दिया आपको। यह सागर का सबसे छिछला भाग होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ जो महासागरीय उत्थान होता है, यहीं से गहरे समुद्र का जो है शुरुआत होती है। वैसे तो समुद्र की शुरुआत यहीं से हो जाती है, महाद्वीपीय शेल्फ से ही, लेकिन महासागरीय उत्थान के बाद से गहरे यानी वास्तविक समुद्र की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि इसके अंदर छिछला रहता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो महासागरीय उत्थान के बाद वास्तविक समुद्र की शुरुआत होती है। महाद्वीपीय मग्न तट, यह महासागर का सबसे छिछला भाग होता है और इसकी गहराई 200 मीटर तक होती है। हम पढ़ेंगे अभी इसी समुद्र विज्ञान में ही, जो प्रकाश होता है सूर्य का, यह 200 मीटर की गहराई तक समुद्र में, 200 मीटर की गहराई तक जल में आसानी से प्रवेश कर सकता है, और 20 मीटर की गहराई तक अत्यधिक प्रभावित करता है। तो इसकी गहराई ही जो है महाद्वीपीय शेल्फ की 200 मीटर है, यानी यहाँ पर प्रकाश पूर्णतः जो है प्रवेश कर जाएगा। अब जब जहाँ पर प्रकाश ज़्यादा प्रवेश करेगा, यानी वहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी तो जैव विविधता अधिक होगी, स्वाभाविक सी बात है। जहाँ पर गर्मी रहेगी, पानी रहेगी, यानी दशाएं अनुकूल होंगी, तो वहाँ पर जैव विविधता अधिक होगी। तो क्या कहते हैं कि महासागरों का सर्वाधिक तापमान कहाँ पर होता है, प्रश्न बनेगा, महाद्वीपीय शेल्फ पर होता है। महासागरों का सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है, महाद्वीपीय शेल्फ पर होता है। इसलिए इसे महासागर का फोटिक जोन अथवा प्रकाश मंडल कहते हैं। तापमान की उपस्थिति के कारण यहाँ शैवालों का, समुद्री जीवों का, घासों या मछलियों का अत्यधिक विकास होता है, अर्थात यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आप हमारी बातों को सुनेंगे और ध्यान से नोट करेंगे। दरअसल काफ़ी चीज़ें हैं, मैटर ज़्यादा है, अगर हम लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। मैं कोशिश करूँ आपको डिटेल बताता चलूँ, आप सुन करके वीडियो पॉज करके लिखेंगे, और कुछ चीज़ें मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। यहाँ मैं कुछ चीज़ें लिख भी रहा हूँ, मैं ये वाला भाग मिटाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ, जहाँ पर सूर्य का, यहाँ पर सूर्य का तापमान, सर्वाधिक पड़ता है, इसके कारण इसे फोटिक जोन अथवा प्रकाश मंडल क्षेत्र कहते हैं। प्रकाश मंडल क्षेत्र कहते
है। अतः यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, लिखना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप इसको नोट करते चलेंगे। मैं भी बोला भी था, डिटेल में लिख लेंगे। महाद्वीपीय बंग तट पर विश्व का 20% पेट्रोलियम तथा कोयला पाया जाता है। यहाँ पर विश्व का 20% पेट्रोलियम तथा कोयला पाया जाता है। एक मिनट में फैन बंद कर दो, आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। यहाँ पर विश्व का यानी महाद्वीपीय शेल्फ में विश्व का 20% पेट्रोलियम तथा कोयला पाया जाता है। इस प्रकार खनिज भंडार की दृष्टि से यह महासागर का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। इस प्रकार खनिज भंडार की दृष्टि से यह महासागर का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। आप इसे लिख लेंगे। इस प्रकार खनिज भंडार की दृष्टि से यह महासागर का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। राइटिंग थोड़ी जल्दी लिखने पुअर होगी, मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते आप लिखेंगे। इस प्रकार यह खनिज भंडार की दृष्टि से महासागर का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र कौन सा? महाद्वीपीय शेल्फ। जहाँ तट के किनारे अभी हम देखते हैं, जैसे महाद्वीपीय शेल्फ है। महाद्वीपीय शेल्फ यानी समुद्र के वह किनारा जहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, यानी पर्वत का विस्तार अधिक रहेगा। जब पर्वत का विस्तार रहेगा तो महाद्वीपीय शेल्फ क्या होंगे? पतले होंगे, कम चौड़े होंगे। ठीक है, वह महाद्वीपीय बंग तट कम चौड़े होते हैं, और जहाँ पर मैदान होते हैं वहाँ पर महाद्वीपीय बंग तट अत्यधिक चौड़े होते हैं। उसके बाद आप ध्यान समझे ये वाली बात को। जहाँ पर जैसे मान लीजिए, ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ मान लीजिए रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, रॉकी मत लीजिए, आपको और आसान करते हैं। ये मान लीजिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला मिलेगी। किनारे पर एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अब इसका विस्तार यानी इसका आधार जो है चौड़ा होता है। जब इसका आधार चौड़ा होता है तो यहाँ पर जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर जो है यहाँ पर, इसका जो ये वाला बंग तट है ये कम चौड़ा होगा। कम चौड़ा इसलिए होगा क्योंकि इसका जो एंडीज पर्वत है इसका विस्तार अधिक अंदर तक है। ठीक है, ऊंचाई भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर बंग तट कम चौड़ा होगा। लेकिन यही जब आर्कटिक महासागर में आएंगे ऊपर वाले भाग में, तो यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ नहीं पाई जाती। इसलिए इस महासागर में जो बंग तट है, बंग तट जो है वो अत्यधिक चौड़े पाए जाते हैं। यही मैं कहना चाहता था, आपको समझ में आ गया होगा। ये बिंदु आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ पर जिस महाद्वीप के किनारे पर पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पर बंग तट कम चौड़ा होता है, जहाँ पर मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर बंग तट अधिक चौड़ा होता है। ठीक, अब भारत के संदर्भ में इसको समझते हैं। जैसे भारत है, इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। विश्व के सर्वाधिक चौड़े बंग तट, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा बंग तट कहाँ पाया जाता है? आप कहेंगे आर्कटिक महासागर है।
आर्कटिक महासागर में भी कहाँ, उत्तरी आर्कटिक महासागर में। यानी विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मंगतट कहाँ पाया जाता है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मंगतट, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मंगतट आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। ठीक, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मंगतट कहाँ पाया जाता है, आर्कटिक महासागर पाया जाता है। आर्कटिक महासागर में भी पूछे कहाँ, तो आप कहेंगे उत्तरी आर्कटिक महासागर में। ठीक, यह प्रश्न आप रट लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है, 100% संभावना है। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, पीवाईक्यू मैं बता रहा हूँ कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत के पश्चिम तट का मंगतट अधिक चौड़ा है और पूर्व तट का मंगतट जो है, पूर्वी तट का मंगतट कम चौड़ा है, जो पश्चिमी तट का 1/3 है। यानी जो भारत है, अब आपको मैं मैप पे ले चलता हूँ तभी समझ में आएगा। उम्मीद है आप इसे नोट कर लिए होंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा था, आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को देखें, शेयर करेंगे, जैसे चैनल ग्रो करेगा तो हमारे पास इनकम होगी। जाहिर सी बात है, तो हम अच्छा और करने का प्रयास करेंगे आप सभी के सहयोग और मदद से। महाद्वीपीय सदी हमने कहा ये इसके भारत है। ठीक, ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। जो पश्चिमी तट है इसका निर्माण भ्रंश के कारण हुआ है, निर्माण भ्रंश के कारण, यानी प्लेटें टकराई उसके बाद भ्रंश हुआ जिस कारण इसका निर्माण हुआ। पूर्वी तट का निर्माण ये निक्षेप से हुआ है। किससे हुआ है, निक्षेप से। पूर्वी तट का जो निर्माण है किससे हुआ है, निक्षेप से हुआ है। पश्चिमी तट का मंगतट का निर्माण भ्रंश कार्य हुआ है। जैसे नदियाँ आती हैं इसमें ला करके अवसादों को जमा करती हैं, इससे इसका मंगतट बना हुआ है। अब ये अत्यधिक चौड़ा है, ठीक, और ये पतला है। ये जो पूर्वी तट है पश्चिमी तट का 1/3 है, पश्चिमी तट का 1/3 है। जब विकल्प वाला प्रश्न, तो कथन वाला प्रश्न बनेगा तब आपसे पूछेगा कि पश्चिमी तट का 1/3, पूर्वी तट पश्चिमी तट का मंगतट का 1/3 है। आपको पता रहेगा तभी कर पाएंगे, तो मैंने आपको बता दिया है। दरअसल इसमें है क्या, इसकी चौड़ाई भी आप लिख लीजिए। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। कितनी है ये, 150, और ये कितनी है, मात्र 50 किलोमीटर। यानी ये है, ये कि नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है। इसका जो है ये 1/3 है। ठीक, अभी आप देखेंगे केवीएस मेंस का पेपर हुआ था, मैं भी उसको दिया था, उसमें भी ये प्रश्न जो है मंगतट से संबंधित लिखने को आया था, एक कंपेयर करने को। ठीक, एनसीईआरटी में भी कंपेयर करके दिया है, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, कक्षा 11 के एनसीईआरटी में है। ठीक है, अभी महाद्वीपीय मंगतट से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे, जो भी इसका डिटेल था, मैंने आपको बता दिया। सर्वाधिक चौड़ा मंगतट कहाँ है, आर्कटिक महासागर। भारत के पश्चिम का मंगतट पूर्वी मंगतट से अधिक चौड़ा है, पूर्वी मंगतट पश्चिम का 1/3 है। पूर्वी तट का निर्माण अवसादों के निक्षेप से हुआ है, पश्चिमी मंगतट का निर्माण भ्रंश के कारण हुआ है। और जहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं वहाँ मंगतट कम चौड़ा, जहाँ पर मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर मंगतट अधिक चौड़ा होते हैं। ये भी हमने क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं महाद्वीपीय ढाल पर। महाद्वीपीय ढाल जो इसकी प्रवणता है अत्यधिक होने के कारण, यानी महाद्वीपीय जो मंगतट है इससे ज़्यादा है, 2 से 5 डिग्री है। अत्यधिक होने के कारण महाद्वीपीय मंगतट के जो अवसाद होते हैं, जैसे इसका ढाल जो देखेंगे आप,
इसका ढाल 1 डिग्री है, 1 डिग्री से कम है, लेकिन इसका ढाल 1 से 3 डिग्री है, 2 से 5 डिग्री है, ठीक, सॉरी 2 से 5 डिग्री है। अब इतना ज़्यादा है कि जो भी यहाँ से अवसाद बह के यहाँ पे आते हैं, जैसे समुद्र की लहरें गई, फिर जब वापस आती हैं, फिर नदियों के माध्यम से जो अवसाद वापस आता है उस लहर निक्षेपित होता है, कुछ ढाल अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर नीचे जो है सरकता है, ठीक। कभी कभी यहाँ पर एक ऐसे गड्ढानुमा आकृति बनती है, ऐसे हो जाता है, ठीक, जिसे कैनियन कहते हैं। अब प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है, कैनियन का निर्माण कहाँ पे होता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल में होता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है, इसकी पहचान क्या होती है? कैनियन होती है, अर्थात कैनियन का बनना ही महाद्वीपीय मग्न ढाल की पहचान होती है। इसे आप ध्यान से रट लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। इसे अंतःसागरीय कैनियन कहते हैं, ठीक है। कैनियन का बनना ही इसे अंतःसागरीय, क्योंकि सागर के अंदर बन रहा है, इसे अंतःसागरीय कैनियन कहते हैं, ठीक। यह इसकी प्रमुख विशेषता है। अब आ जाते हैं, इसमें ज़्यादा था नहीं, ज़्यादातर महाद्वीपीय मग्न तट में ही थे। अब महाद्वीपीय मग्न ढाल में मैंने बता दी कैनियन का बनना इसकी प्रमुख विशेषता है। आपसे प्रश्न बनेगा कि अंतःसागरीय कैनियन का बनना प्रमुख विशेषता है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय गभीर मैदान, कटक या फिर गर्त। आप उत्तर लगाएंगे महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक। अब महाद्वीपीय उत्थान के, महासागरीय उत्थान के बारे में आते हैं। दरअसल यह महाद्वीपीय ढाल के बाद 1500 मीटर की गहराई था। गहराई कितनी है इसकी? हमने लिखा 1000 से 1500। महाद्वीपीय मग्न ढाल के तुरंत बाद क्या आता है? महासागरीय उत्थान आता है, ये जिसकी गहराई 1000 से 1500 मीटर है। 1500 मीटर की गहराई तक यह विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल ही हमने आपको बता दिया। दरअसल क्या है कि अब आप यहाँ से देखेंगे, जहाँ तक ये महासागरीय उत्थान है, महासागरीय उत्थान तक अभी देखेंगे सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ ढाल कम है, यहाँ थोड़ा ढाल है, यहाँ फिर जो है उठा हुआ भाग है। लेकिन इसके बाद जैसे ही महासागरीय उत्थान के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो गहराई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत सारा विस्तृत मैदान मिलेगा आपको, जिसे महासागरीय गभीर मैदान कहते हैं, ठीक है। यहीं से वास्तविक समुद्र की शुरुआत होती है। कहाँ से? वैसे समुद्र की शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन वास्तविक समुद्र की शुरुआत यहीं से हो जाती है, ठीक है। इसे संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ यह जो है वास्तविक समुद्र को और उतले हुए भाग को कनेक्ट करता है, ठीक। गभीर महासागरीय मैदान। गभीर महासागरीय मैदान महाद्वीपीय नितल उच्चावत का सबसे विस्तृत भाग है। यह पूरे समुद्र के लगभग 76% भागों पर फैला हुआ है, ठीक। यह सबसे अस्थायी क्षेत्र है। दरअसल यहाँ पर इतना ज़्यादा विस्तृत है, यहाँ पर जल का आयतन, भार, घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पर भूकंप आते हैं, सुनामी आती है तो पता ही नहीं चलता है। पता भी चलता है बहुत न्यूनतम पता चलता है। इतना ज़्यादा दबाव है कि कुछ महसूस होता नहीं है, ठीक। आपसे प्रश्न बन सकता है कि महासागरीय गभीर मैदान में जो है क्या नाम है, समुद्र या भूकंप की लहरों का जो है या फिर सुनामी का जो पता क्यों नहीं चलता है? आप कहेंगे इसका विस्तार इतना ज़्यादा है, इसमें आयतन इसका इतना ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा भार है कि इसमें महसूस ही नहीं होता है, ठीक। कटक, यह महासागरीय उच्चावच के जो है सबसे क्या कहते हैं, अस्थायी क्षेत्र होते हैं, क्योंकि कटकों का निर्माण होता रहता है और बिगड़ता रहता है। हमने पहले ही बता दिया आपको, ज्वालामुखी क्रिया के कारण ये सब होते हैं। अब आपसे मेन प्रश्न जो बनेगा, कहाँ से बनेगा? महासागरों का क्रम पूछेगा, 100% पूछेगा। महाद्वीपीय मग्न तट के अनुसार या महाद्वीपीय मग्न तट के चौड़ाई के अनुसार महासागरों का क्रम बताइए। कभी कभी आर्कटिक महासागर नहीं देता, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि सबसे ज़्यादा चौड़ा उसी का है, ठीक है। हम दूसरा देखते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट के चौड़ाई के अनुसार महासागरों का क्रम। महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई, जो मग्न तट इसकी चौड़ाई के अनुसार महासागरों का क्रम। सबसे पहले अटलांटिक महासागर,
अटलांटिक। आर्कटिक नहीं दिया, आर्कटिक सबसे ज़्यादा चौड़ा है, ध्यान देंगे। आर्कटिक विकल्प देगा कभी तो आपको यही लगाना है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक के बाद आएंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक, प्रशांत महासागर, इसके बाद अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इसके बाद हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक, यह है महाद्वीपीय बंग तट की चौड़ाई के अनुसार महासागरों का क्रम। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। कहेंगे तो हम इसका क्षेत्रफल भी लिख देंगे, या 13.3% भाग पर फैला हुआ है, या 5.7% क्षेत्रफल फैला हुआ है प्रशांत महासागर। हिंद महासागर जो है 4.2% क्षेत्रफल फैला है। आपसे प्रतिशत नहीं पूछेगा, सिर्फ क्रम पूछेगा। मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है, आप क्रम को याद रखेंगे, सब काम बन जाएगा। एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद, हमें भी याद है, लेकिन मैं थोड़ा देखता हूँ इसलिए कि आप जो हमारा कॉन्फिडेंस से बना रहे, आपको कोई गलत तथ्य न दिया जाए। महाद्वीपीय ढाल के अनुसार महासागरों का क्रम। महाद्वीपीय ढाल के अनुसार महासागरों का क्रम। इसमें भी सेम यही क्रम है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उसके बाद हिंद महासागर। ठीक, मंग तट की चौड़ाई और महाद्वीपीय ढाल, इन दोनों के अनुसार क्रम यही है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। एक प्रकार का और क्रम पूछता है जो इसका थोड़ा विपरीत है, आप ध्यान देंगे। महासागरीय मैदान के अनुसार। ठीक, ये ढाल के अनुसार क्रम देख लिया, सेल्फ के अनुसार देख लिया। अब महासागरीय मैदान के अनुसार, महासागरीय मैदान के आधार पर महासागरों का क्रम। ठीक, आप जानते हैं कि सर्वाधिक विस्तृत कोई महासागर है तो वह है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है, सर्वाधिक क्षेत्र विस्तृत है। तो इसका क्या होगा, जो क्या कहते हैं मैदान, गंभीर महासागरीय मैदान भी अत्यधिक क्षेत्र पर विस्तृत होगा। तो किस पर है, सबसे पहले प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर। अब थोड़ा यहाँ समझेंगे, अटलांटिक महासागर का जो है क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर का गंभीर महासागरीय मैदान इसलिए कम चौड़ा है क्योंकि इसका जो महाद्वीपीय जो कटक है, महाद्वीपीय मंगतट जो है अत्यधिक चौड़ा है। जब मंगतट ही अंदर तक विस्तृत हुआ है तो जो गंभीर सागरीय मैदान है ऑलरेडी वो पतला होगा। समझ में आया कि अटलांटिक महासागर का गंभीर महासागरीय मैदान कम चौड़ा है क्योंकि उसका मंगतट अत्यधिक चौड़ा है। तो ये क्रम आपको याद हो गया। ठीक,
अटलांटिक महासागर का मैदान सबसे कम चौड़ा है, मैंने बताया। कारण क्या है? इसका ढाल एवं मंदट अत्यधिक चौड़ा है। ठीक, एक चीज नोट करेंगे आप, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो सागरी मैदानों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदानों का विस्तार महासागरीय मैदानों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि 60 डिग्री उत्तरी से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जबकि 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच महासागरीय मैदान का अभाव पाया जाता है। ठीक, उम्मीद है कि आज आप महासागरीय नीतल उच्चावाच को अच्छे से समझ लिए होंगे। एक बार वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और आप क्या करेंगे, 1-2 बार रिवीजन करेंगे। ठीक, यदि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ सर ने जो बताया है वो सही है, क्योंकि हमारी बातों को आप तभी वेरीफाई कर पाएंगे जब आप किताब पढ़ेंगे। आप महासागरीय नीतल उच्चावाच जो सविन सिंह की बुक है वहाँ पर जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के बाद पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। तब वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बेसिक से एकदम क्लियर हो जाएंगी। मैंने बेसिक ही आपको बताया, एडवांस लेवल भी बताया है, लेकिन जब वहाँ पढ़ेंगे आप तो हमारा कॉन्फिडेंस और किताब का सविन सिंह का किताब के कॉन्फिडेंस मिला करके दोनों को आपका बहुत ही कंपाइल करके ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा और आप हमारे पर ट्रस्ट करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। हमें उम्मीद है जुड़ेंगे, क्योंकि हमने वैसा ही पढ़ाया है जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में फीडबैक अपना ज़रूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और सुधार करने का मौका मिलता है। धन्यवाद क्लास।